दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति व्याकरण का एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है, प्रमुख टॉपिक है। ये लगभग कक्षा 8 के आसपास से पढ़ाई जाती है और विद्यालय स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी के काम की वीडियो है। हम इसको कई पार्ट में बनाएंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि अन्य चीज़ें भी उनको देखनी होती हैं। इस कारण से तो आप अलग अलग पार्ट में हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की पहली पार्ट में जो वीडियो है उसको हम शुरू करें उससे पहले आग्रह यह है कि हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शब्द शक्ति पार्ट 1। शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि कोई भी शब्द है उसका अर्थ जिससे हमें ज्ञात हो वो शब्द की शक्ति है, उसकी ताकत है, उसकी पहचान है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृत्ति या व्यापार भी कहा जा सकता है। सरल शब्दों में यदि हम समझें तो मिठाई या चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। सांप या भूत का नाम सुनते ही मन में भय का संचार हो जाता है। यह प्रभाव अर्थगत है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थ प्रभाव पड़ता हो, अर्थगत प्रभाव पड़ता हो, वह शब्द शक्ति है। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों के द्वारा होता है। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व माना गया है। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात की सूचक है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग और कवि आशय के अनुसार हुआ है। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं कही जा सकती। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभिष्ट अर्थों को रखना चाहा है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। अर्थात मूलतः कवि जिन शब्दों का चयन करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने काव्य में, उन शब्दों का अर्थ जिस संदर्भ में, जिस अर्थ में वो रखना चाहता है उसमें कहाँ तक वह सफल हो पाया, ये महत्वपूर्ण बात है। तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। उस शब्द में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको व्यक्त करने की कला है, उसको व्यक्त करने का जो सामर्थ्य है वो शक्ति में है, शब्द की में। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि इसके अर्थ के लिए। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पढ़े सो शब्द है, समुझी पढ़े सो अर्थ। अर्थात जो सुनाई पड़े हुए शब्द है और उसे सुनकर के जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। ये एक स्पष्ट परिभाषा है जो भी काफ़ी सटीक है। आप शब्द को सुनते हैं, वो शब्द है, ध्वनि है, लेकिन उस शब्द के सुनने के बाद उसका जो अर्थ आप ग्रहण करते हैं, जो आपको पता लगता है, वह उस शब्द की शक्ति है, उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है और उस ध्वनि से हम जो संकेत, अर्थ या मतलब ग्रहण करते हैं वह उसका सार्थक अर्थ है, उसका तत्व है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक, बोध कराने वाला, पता लगाने वाला, और अर्थ हुआ बोध्य, जिसका बोध कराया जाए, जिसका पता लगाया जाए। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ होंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ होंगी। तो शब्द 3 प्रकार के हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक होते हैं तथा इन्हीं के अनुरूप 3 प्रकार के अर्थ हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा,
लक्षणा और व्यंजना होती हैं। शब्द, अर्थ और शक्ति। वाचक, अभिधेय, वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ या अभिधा। लक्षक, लाक्षणिक, लक्ष्यार्थ, लक्षणा। व्यंजक, व्यंग्यार्थ, व्यंजनार्थ, व्यंजना। वाच्यार्थ कथित होता है, लक्ष्यार्थ लक्षित होता है और व्यंग्यार्थ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। शब्द में अर्थ तीन प्रकार से आता है। अर्थ के जो तीन स्रोत हैं उन्हीं के आधार पर शब्द की शक्तियों का नामकरण किया जाता है। शब्द शक्ति के प्रकार, प्रक्रिया पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी कि मुख्य अर्थ क्या प्रकट हो रहा है उसका पता लगता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबद्ध लक्ष्यार्थ का, यानी कि मुख्य के अलावा भी कोई लक्ष्य अर्थ और है जिसकी ओर संकेत हो रहा है, उसका पता लगता है। अब इसमें यह भी आप स्पष्ट है कि जो अभिधा से पता लगता है या अभिधा जिसको नहीं बता पाती है उसको लक्षणा बता पाती है, लक्षणा से भी जो नहीं बता पाती है वो व्यंजना बता पाती है। लेकिन व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है जो कहीं तीसरी ओर इशारा करता है। अब हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित पहला मुख्य प्रसिद्ध प्रचलित पूर्व विदित जो सामान्य एक तरह से अर्थ है उसका बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे बैल खड़ा है, इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं और अर्थ प्रकट कर लेते हैं कि उसे आदमी या किताब नहीं समझते, उसे बैल ही समझते हैं। यहाँ बैल वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित पहले से मालूम है। पहले से जिसका अर्थ हमें मालूम नहीं हो उसका अर्थ ग्रहण करने में जरूर बाधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पता है बहुत सारी चीज़ों का। तो यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई तीसरी बात, कोई अन्य बात नहीं दे रहा है। अभिधा का अर्थ है नाम। दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे कि नाम, जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है, ये सभी साक्षात संकेतित होते हैं। अभिधा को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है। उदाहरण, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ अभिधा के लिए प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कवि शब्दों से सीधे सीधे जो अर्थ प्रकट करता है वही अर्थ कविता का है, यानी कोई विशिष्ट या अलग अर्थ या नहीं है, जो कह रहा है, जो सामने है वही उसका अर्थ है। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा। इस शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों का बोध होता है। रूढ़ शब्द जैसे कृष्ण, यौगिक शब्द जैसे पाठशाला, एवं योग रूढ़ शब्द जैसे जलज। अभिधा का महत्व क्या है? अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन नहीं है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव का मानना है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही, यानी कि वाच्यार्थ में ही चमत्कार है। उसके बाद हम उसके अर्थ को और अधिक लक्षित और व्यंजित करते हैं, तब जाकर के वो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका अर्थ पता लगता है। अतः इस वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति का अपना महत्व है। आचार्य शुक्ल अन्यत्र जगह लिखते हैं, जब कविता में कल्पना और सौंदर्यवाद का अतिशय जोर हो जाता है तब जीवन की वास्तविकता पर बल देने के लिए काव्य में भी अभिधा शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि जब अति हो जाती है, अत्यधिक बातें जब कहने लगती हैं बड़े चढ़ाकर के रूप में, तो वहाँ पर सीधे सरल भाषा और सरल भाव, सरल शब्दों में जो बात कही जाए वहाँ पर अभिधा शक्ति का महत्व बढ़ जाता है और उस काव्य का महत्व बढ़ जाता है। अभिधा के प्रकार की बात हम करते हैं तो अभिधा शक्ति द्वारा तीन प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है।
रूढ़ शब्द, ये शब्द जातिवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, मनुष्य आदि, हमने पहले भी बात करी, उसको और विस्तृत कर देते हैं। यानी कि प्रचलित में आ रहे हैं, जिसको जो नाम दे दिया प्रारंभ से चले आ रहे हैं उन शब्दों का अर्थ। यौगिक शब्द, इन शब्दों का अर्थ बोध अव्ययों की शक्ति के द्वारा होता है, प्रकृति और प्रत्ययों के द्वारा, जैसे कि दिवाकर, सुधांशु आदि। यानी कि इनके अर्थ को हम सीधा सीधा एक परंपरागत रूप से चले आ रहे अर्थ के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। और योग रूढ़ शब्द, इनका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, जैसे जलज, वारिज आदि। इनका यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु है, पर योग रूढ़ अर्थ केवल कमल है। अब जलज यानी कि सही उसका अर्थ तो है जल में उत्पन्न वस्तु कोई भी हो जलज कहलाएगी, लेकिन इसका अर्थ कमल के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी लंबी न हो जाए इसलिए यहीं स्टॉप करते हैं। इसका शेष पार्ट अगली वीडियो में आप देखिएगा। यहीं पर वीडियो हम रोकते हैं, विराम देते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और उसका समाधान हम कमेंट्स के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। शुक्रिया, नमस्कार।